आज के इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय के गहराइयों में उतरने वाले हैं वो इंसानी वजूद की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पहेलियों में से एक है। आज का विषय है बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पे बात करना हमेशा रोमांचक होता है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि फला इंसान बहुत बुद्धिमान है या उस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक बेहद विस्तृत एकेडमिक दस्तावेज पर आधारित है जिसका शीर्षक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, G&S फैक्टर्स एंड द मॉडल ऑफ J.P. दास। जी, और इस रिसर्च में उन तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश की गई है जो इंसान सदियों से खुद से पूछता आया है। और इस दस्तावेज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी एक विचारधारा पर आकर रुक नहीं जाता। बिल्कुल नहीं रुकता। यह हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाता है जहां से बुद्धिमत्ता को मापने की अजीबो-गरीब शुरुआत हुई थी, और फिर वहां से सफर तय करते हुए हमें आधुनिक न्यूरोसाइंस और मस्तिष्क की जटिल कार्यप्रणाली तक लाता है। ये एक ऐसा सफर है जो हमारी कई पुरानी धारणाओं को तोड़ने वाला है। सही कहा आपने, और यही आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य भी है। हमारा मिशन है बुद्धिमत्ता की इस उलझी हुई पहेली के धागे सुलझाना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान और मनोविज्ञान आखिर इसे परिभाषित कैसे करते हैं। बुद्धिमत्ता मापने का इतिहास कितना चौंकाने वाला रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम बात, हम ये देखेंगे कि कैसे इंसानों की दिमागी क्षमता को शारीरिक ताकत से मापने के तरीके से लेकर मस्तिष्क के सबसे जटिल हिस्सों के काम करने के तरीके यानी पास मॉडल को समझने तक का सफर तय किया गया। तो जो लोग हमेशा कुछ नया और गहरा सीखने की तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन आज की दुनिया में जहां जानकारी का एक भारी समंदर मौजूद है, उस ओवरलोड से बचना चाहते हैं, उनके लिए हमारी आज की यह चर्चा एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट साबित होने वाली है। हम तथ्यों को उनके सही संदर्भ के साथ रखेंगे ताकि इस विषय की एक गहरी समझ बन सके। बिल्कुल, तो चलिए बिना किसी देरी के इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुद्धिमत्ता को परिभाषित करने की चुनौती की। जब भी हम इंटेलिजेंस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली छवि क्या बनती है? शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो पलक झपकते ही गणित के मुश्किल सवाल हल कर दे, या कोई शतरंज का चैंपियन। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम अकादमिक दस्तावेज के शुरुआती पन्नों पर नजर डालें तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक बहुत ही अलग और गहरा दृष्टिकोण सामने आता है। वहाँ बुद्धि को महज कैलकुलेशन की क्षमता नहीं माना गया है, इसे निश्चयात्मका बुद्धि कहा गया है। निश्चयात्मका बुद्धि यानी ये निर्णय लेने वाला एक आंतरिक साधन या हमारा अंतर्करण है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारतीय दृष्टिकोण में केवल ज्ञान शामिल नहीं है, बल्कि भावनाएं, सामाजिक मूल्य और व्यवहारिक समझ भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये दृष्टिकोण अपने आप में बहुत व्यापक है, क्योंकि ये बुद्धिमत्ता को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूर्ण रूप में देखता है। लेकिन अगर हम पश्चिमी मनोविज्ञान के इतिहास की तरफ मुड़ें तो वहां बुद्धिमत्ता को परिभाषित करना किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। बुरा सपना? वो कैसे? मतलब मनोवैज्ञानिकों के बीच बुद्धिमत्ता की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा कभी रही ही नहीं है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1921 में 13 जाने माने विशेषज्ञों का एक सिंपोजियम बुलाया गया था। उसका इकलौता मकसद ये तय करना था कि बुद्धिमत्ता आखिर है क्या। और अंदाजा लगाइए नतीजा क्या निकला। मुझे लगता है कुछ तो सहमति बनी होगी। बिल्कुल नहीं। उन 13 विशेषज्ञों ने चर्चा के बाद बुद्धिमत्ता की 13 बिल्कुल अलग अलग परिभाषाएं दे दी। कोई भी 2 विशेषज्ञ एक बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हो सके। अरे बाप रे, मतलब जितने विशेषज्ञ उतनी परिभाषाएं। ये तो ऐसा है जैसे हम ये तय ही ना कर पाए कि हम किस चीज को मापने निकले हैं। बिल्कुल, और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कई दशकों बाद 1986 में स्टर्नबर्ग और डेटामैन नाम के शोधकर्ताओं ने सोचा कि शायद अब तक मनोविज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है, तो एक और सर्वे किया जाए। उन्होंने उस समय के 24 प्रमुख विद्वानों से बुद्धिमत्ता की परिभाषा पूछी। और मुझे लगता है कहानी फिर वही रही होगी। एकदम सही। उन्हें 24 अलग अलग विचार मिले। किसी का कहना था कि यह तेजी से सीखने की क्षमता है, तो कोई कह रहा था कि यह अपने आसपास के पर्यावरण के अनुकूल ढलने की कला है। लेकिन एक मिनट, क्या इतने सालों की रिसर्च के बाद भी ये सभी विशेषज्ञ कभी किसी बुनियादी बात पर एक साथ नहीं आ पाए? क्या कोई ऐसा बिंदु नहीं था जहां सब एक ही पन्ने पर हो? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सहमति नहीं थी।
स्नाइडरमैन और रॉथमैन के 1987 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े हमें एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। उन्होंने करीब 1000 विशेषज्ञों से इस विषय पर राय ली। अच्छा, 1000 विशेषज्ञ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इतने बड़े पैमाने पर हुए सर्वे में कुछ स्पष्ट सहमति बनती हुई दिखाई दी। आंकड़े बताते हैं कि 99.3% विशेषज्ञों ने माना कि अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बुद्धिमत्ता का एक मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा 97.7% ने समस्या सुलझाने की क्षमता पर भारी सहमति जताई और 96% विशेषज्ञों ने ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को बुद्धिमत्ता का एक अहम अंग माना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे गुण आ गए जिन्हें बुद्धिमत्ता का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने दशकों की बहस के बाद कोई बंधी बंधाई परिभाषा तो नहीं मिली। नहीं, वो तो नहीं मिली। शायद इसीलिए मुझे 1923 में बोरिंग नाम के मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई वो ऑपरेशनल परिभाषा बहुत मजेदार लगती है। उन्होंने इस अंधीन बहस से तंग आकर बस इतना कह दिया कि बुद्धिमत्ता वही है जो बुद्धिमत्ता परीक्षण मापते हैं। हाँ, बोरिंग की वो परिभाषा, ये सुनने में किसी मजाक जैसा लग सकता है। कोई भी कह सकता है कि ये परिभाषा तो गोल गोल घूम रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही जबरदस्त व्यवहारिक कदम था। ये परिभाषा बुद्धिमत्ता क्या है इस दार्शनिक समस्या को तो नहीं सुलझाती, लेकिन ये उस समय के शोधकर्ताओं को अपना काम शुरू करने के लिए एक ठोस आधार जरूर देती है। क्योंकि अगर विज्ञान एकदम सटीक परिभाषा का इंतजार करता रहता तो शायद बुद्धिमत्ता को मापने का काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। सही बात है। और अगर मापने की बात करें तो यहाँ पर इतिहास वाकई बहुत चौंकाने वाला मोड़ लेता है। बुद्धिमत्ता परीक्षण की शुरुआत की जो कहानी सामने आती है वो इतनी अजीब है कि आज के दौर में उस पर यकीन करना मुश्किल है। कहानी शुरू होती है 1882 के लंदन में। हाँ, फ्रांसिस गैल्टन का वो प्रयोग। बिल्कुल। फ्रांसिस गैल्टन नाम के एक व्यक्ति ने, जो संयोग से मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई थे, दुनिया की पहली टेस्टिंग लैब खोली। और अंदाजा लगाइए कि वो लोगों की मानसिक क्षमता और बुद्धिमत्ता को कैसे माप रहे थे। ये जानकर आज किसी को भी हैरानी होगी कि वो मानसिक क्षमता को शारीरिक परीक्षणों के जरिए माप रहे थे। हाँ, वो लोगों की ऊंचाई माप रहे थे, उनका वजन तौल रहे थे, उनकी सांस लेने की क्षमता चेक कर रहे थे और यहाँ तक कि उनकी मुट्ठी की पकड़ की ताकत का परीक्षण कर रहे थे। स्ट्रेंथ ऑफ पुल। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ पुल। उनका मानना था कि जिसके सेंसेस यानी इंद्रियां और शारीरिक ताकत जितनी बेहतर होगी, उसका दिमाग भी उतना ही तेज होगा। ये आज कितना बेतुका लगता है कि कोई आपकी बाजू की ताकत देखकर बताए कि आप कितने बुद्धिमान हैं। बिल्कुल बेतुका है, लेकिन फिर भी गैल्टन को एक चीज का श्रेय तो देना ही पड़ता है। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेंटल टेस्ट शब्द गढ़ा था और कोरिलेशन यानी सहसंबंध का गणितीय तरीका इजाद किया था। हाँ, ये तो है कि उन्होंने तरीके इजाद किए। गैल्टन का नजरिया और उनकी दिशा भले ही पूरी तरह से गलत थी, लेकिन उनकी बनाई गई गणितीय तकनीकें आगे चलकर मनोविज्ञान के लिए बहुत काम आई। इसके बाद परिदृश्य में एंट्री होती है एल्फ्रेड बिने की। अरे हाँ, एल्फ्रेड बिने। बिने ने 1905 में गैल्टन के शारीरिक परीक्षण वाले तरीकों को पूरी तरह से नकार दिया। फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें एक बहुत ही व्यावहारिक काम सौंपा था। उन्हें स्कूलों में ऐसे बच्चों की पहचान करनी थी जो मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, ताकि उन बच्चों को विशेष मदद दी जा सके। तो उन्होंने क्या किया? बिने ने शारीरिक ताकत मापने के बजाय 30 सवालों का एक ऐसा टेस्ट बनाया जो बच्चों की समझ, उनके तर्क और उनकी निर्णय लेने की क्षमता को मापता था। और यहीं से उस शब्द की नींव पड़ी जो आज हमारी भाषा का एक आम हिस्सा बन चुका है, IQ। एकदम सही। 1908 में परीक्षणों के दौरान मेंटल एज या मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसका सीधा सा मतलब था कि कोई बच्चा दिमागी रूप से किस उम्र के स्तर के सवाल आसानी से हल कर सकता है। अगर एक 6 साल का बच्चा 8 साल के बच्चों वाले सवाल हल कर ले तो उसकी मानसिक आयु 8 साल मानी जाएगी। जी, और फिर 1914 में विलियम स्टर्न ने इसे गणित के सांचे में ढाल दिया। लॉजिकल एज यानी बच्चे की असल आयु से विभाजित किया गया और उसे 100 से गुणा कर दिया गया, और इस तरह मशहूर IQ या इंटेलिजेंस कोशेंट का जन्म हुआ। ये मनोविज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन बुद्धिमत्ता जैसी जटिल चीज केवल एक नंबर में तो नहीं सिमट सकती, और यहीं से सिद्धांतों की वो तीखी लड़ाई शुरू होती है जिसने मनोविज्ञान की दुनिया को कई दशकों तक 2 हिस्सों में बांटे रखा। जी हाँ, और इस बौद्धिक लड़ाई के बिल्कुल केंद्र में खड़े थे चार्ल्स स्पीयरमैन।
1904 में स्पीयरमैन ने डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक गणितीय क्रांति ला दी, जिसे फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। बिल्कुल। स्पीयरमैन ने अपना 2 फैक्टर सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। उनका कहना था कि हमारी बुद्धिमत्ता असल में 2 मुख्य हिस्सों से मिलकर बनी है। पहला है जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस, जिसे उन्होंने हमारे दिमाग की मानसिक ऊर्जा कहा। ये वो ऊर्जा है जो हमारे हर तरह के दिमागी काम में इस्तेमाल होती है। और दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरा है एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर्स, जो किसी एक खास काम या कौशल के लिए होते हैं। इस सिद्धांत को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे की सारी वैज्ञानिक बहस का आधार है। जो फैक्टर एनालिसिस की तकनीक स्पीयरमैन ने बनाई, उसे अगर सरल भाषा में समझें तो ये डेटा के एक बहुत बड़े पहाड़ में से उन चीजों को ढूंढने का तरीका है जो एक साथ चलती हैं या एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। मतलब पैटर्न ढूंढना। हाँ, स्पीयरमैन ने बच्चों के अलग-अलग टेस्ट के नतीजों पर इस गणित का इस्तेमाल किया और देखा कि जो बच्चा गणित में अच्छा था, वो भाषा में भी अच्छा था। यहीं से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन सब के पीछे एक सामान्य मानसिक ऊर्जा यानी जी फैक्टर काम कर रहा है। इसी में एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए जी फैक्टर किसी खिलाड़ी की सामान्य शारीरिक फिटनेस है, उसका स्टैमिना, उसकी फुर्ती, उसकी सहन शक्ति। ये फिटनेस उस खिलाड़ी को हर तरह के खेल में मदद करेगी, चाहे वो कोई भी खेल खेले। हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। एस फैक्टर उसकी किसी विशेष खेल की खास तकनीक है, जैसे बास्केटबॉल में बॉल को बिल्कुल सही एंगल से नेट में डालना या तैराकी के दौरान पानी के अंदर अपनी सांस रोकने की कला। अगर एक खिलाड़ी की सामान्य फिटनेस यानी जी अच्छी है, तो वो स्वाभाविक रूप से कई खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन हर खेल में महारत हासिल करने के लिए उसकी एक अपनी विशेष जरूरत यानी एस भी होती है। ये उदाहरण जी और एस फैक्टर के आपसी संबंध को बिल्कुल साफ कर देता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात पूरी तरह से हजम नहीं हो रही। अगर सब कुछ जी यानी इस जनरल इंटेलिजेंस पर ही निर्भर है, तो फिर असल दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान गणित या विज्ञान में तो जीनियस होता है, लेकिन जब बात किसी कला की या यहाँ तक कि रास्ता याद रखने की आती है, तो वो बिल्कुल शून्य होता है? क्या उस समय के आलोचकों ने स्पीयरमैन के सिद्धांत पर सवाल नहीं उठाए? अरे बिल्कुल उठाए। विज्ञान ने कोई भी नया विचार बिना कड़े विरोध के स्वीकार नहीं किया जाता। स्पीयरमैन के इस जी फैक्टर पर आलोचकों ने बहुत तीखे और तार्किक हमले किए, और हमारे लिए इन सभी दृष्टिकोणों को बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष रूप से देखना महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी आलोचना किसने की? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन का कड़ा विरोध किया। थॉर्नडाइक का मानना था कि जनरल बुद्धिमत्ता नाम की कोई चीज दिमाग में होती नहीं है। उनके अनुसार हमारी बुद्धिमत्ता केवल अलग-अलग और पूरी तरह से स्वतंत्र विशिष्ट कौशलों का एक बड़ा समूह है। अच्छा, मतलब कोई एक ऊर्जा नहीं है, बस अलग-अलग स्किल्स हैं। जी, और थॉर्नडाइक अकेले नहीं थे। गॉडफ्रे थॉमसन ने भी अपना सैंपलिंग सिद्धांत सामने रखा। उनका कहना था कि जब हम कोई IQ टेस्ट लेते हैं, तो वो टेस्ट असल में हमारे दिमाग की अनगिनत स्वतंत्र क्षमताओं के कुछ नमूनों को एक साथ मापता है, और क्योंकि परीक्षण के दौरान वो सब क्षमताएं एक साथ काम कर रही होती हैं, तो हमें ये भ्रम होता है कि कोई एक जनरल फैक्टर या जी मौजूद है। ये भी एक दिलचस्प नजरिया है। फिर इस विवाद में लुइस थर्स्टन आए, जिन्होंने स्पीयरमैन के जी फैक्टर को सिरे से खारिज कर दिया। थर्स्टन ने कहा कि इंसान के पास कोई जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि 7 प्राथमिक क्षमताएं होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करती हैं। ये मनोविज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही उलझा हुआ सैद्धांतिक विवाद लग रहा है। एक तरफ स्पीयरमैन कह रहे थे कि एक जी फैक्टर है, दूसरी तरफ थर्स्टन अपने गणित के साथ कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये रहस्य सुलझा कैसे? ये समाधान हमें बताता है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में हम किस तरह के लोगों को चुन रहे हैं, ये कितना मायने रखता है। हैंस आइजेंक ने 1972 में एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण प्रकाशित किया, जो इस विवाद से पर्दा उठाता है। उन्होंने क्या बताया? आइजेंक ने स्पष्ट किया कि स्पीयरमैन और थर्स्टन के नतीजे इतने अलग-अलग इसलिए आए क्योंकि उनके प्रयोग का दायरा और उनके विषय बिल्कुल अलग थे। मतलब उन्होंने अलग-अलग तरह के लोगों पर टेस्ट किया था? बिल्कुल। स्पीयरमैन ने जो अपना परीक्षण किया था, वो आम स्कूली बच्चों पर था, यानी एक रैंडम सैंपल। उस समूह में बुद्धिमत्ता का हर स्तर मौजूद था। कुछ बहुत तेज थे, कुछ औसत थे, कुछ कमजोर थे। जब विविधता इतनी ज्यादा होती है, तो एक सामान्य क्षमता यानी जी फैक्टर डेटा में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और थर्स्टन ने क्या किया? थर्स्टन ने अपने परीक्षण के लिए सिर्फ विश्वविद्यालय के छात्रों को चुना था। अरे बाप रे,
ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मतलब थर्स्टन के पास जो छात्र थे वो तो पहले से ही स्कूल की कई कठिन परीक्षाएं पास करके यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। एकदम सही पकड़ा आपने। वो तो पहले से ही काफी होशियार थे। उनका जनरल इंटेलिजेंस तो पहले से ही फिल्टर होके आया था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप सिर्फ नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ियों का टेस्ट लें। हाँ, और फिर कहें कि यहाँ तो लंबाई कोई खास मायने नहीं रखती क्योंकि वहाँ तो सभी पहले से ही लंबे हैं। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। इसे सांख्यिकी की भाषा में रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज कहते हैं। जब आप एक ही उच्च स्तर के लोगों का परीक्षण करते हैं तो आपको उनमें सिर्फ छोटी छोटी विशिष्ट भिन्नताएं ही नजर आएंगी, जनरल इंटेलिजेंस नहीं। बाद में जब थर्स्टन ने अपनी गणितीय तकनीक की इस कमी को सुधारा तो उन्हें भी अंततः ये स्वीकार करना पड़ा कि उनकी उन 7 प्राथमिक क्षमताओं के ऊपर भी एक सामान्य जी फैक्टर मौजूद रहता है। तो ये तो हुई गणित, फैक्टर्स और डेटा की बात। स्पीयरमैन के गणितीय फॉर्मूले अपनी जगह ठीक थे, लेकिन अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें, ये सब बता रहा है कि बुद्धिमत्ता कितनी है। जी, मात्रा की बात हो रही थी। लेकिन असली सवाल ये है कि दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा है। इसी सवाल ने मनोवैज्ञानिकों की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव किया और हमें एक नए मॉडल की तरफ मोड़ा, द पास थियोरी। PASS। हाँ, JP दास, नेग्लिएरी और किर्बी का 1994 का ये मॉडल बुद्धिमत्ता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये बदलाव वाकई में बहुत क्रांतिकारी था। इसने बुद्धिमत्ता को मापने के तरीके को पूरी तरह से पलट दिया। 100 सालों तक विज्ञान इस बात के पीछे भाग रहा था कि किसी इंसान में बुद्धिमत्ता की मात्रा कितनी है, लेकिन पास मॉडल ने यह सवाल पूछा कि हमारा मस्तिष्क जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है, यानी काम कैसे करता है। बिल्कुल। ये पूरा सिद्धांत जाने माने न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट A.R. लूरिया के शोध पर आधारित है। लूरिया ने इंसानी मस्तिष्क को 3 कार्यात्मक इकाइयों या फंक्शनल यूनिट्स में बांटा था और दास तथा उनके साथियों ने इसी न्यूरोसाइंस के आधार पर पास मॉडल तैयार किया। ये मॉडल 4 अक्षरों से बना है। तो चलिए दिमाग के अंदर चलते हैं और इस पास मॉडल के चारों हिस्सों को थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। पास में सबसे पहला अक्षर है P, जिसका मतलब है प्लानिंग, यानी योजना बनाना। न्यूरोसाइंस के अनुसार ये हमारे मस्तिष्क के सबसे आगे के हिस्से फ्रंटल लोब्स में होता है। फ्रंटल लोब्स? अच्छा, ये हमारी बुद्धिमत्ता का सबसे जटिल और उन्नत हिस्सा है। ये हमें किसी भी समस्या को सुलझाने के तरीके ढूंढने, फैसले लेने, सवाल पूछने और सबसे अहम बात, खुद की भावनाओं या अपने आवेग पर नियंत्रण रखने की ताकत देता है, जिसे इंपल्स कंट्रोल कहते हैं। मतलब इसे हम अपने दिमाग का मैनेजर या CEO कह सकते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमें अचानक गुस्से में किसी को कोई बुरा मैसेज या ईमेल भेजने से रोकता है, या जो ये तय करता है कि सुबह उठकर पहले कौन सा काम खत्म करना है और कौन सा बाद में। बिल्कुल सही। इसके बाद आता है A, यानी अरोजल या अटेंशन, उत्तेजना और ध्यान। ये हमारे ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है, जो दिमाग का एक बहुत ही निचला और बुनियादी हिस्सा है। इसका मुख्य काम है हमें जगाए रखना और सतर्क रखना, और आज के समय में इस A की अहमियत सबसे ज्यादा है। हाँ, क्योंकि आज हमारे आसपास जानकारी और शोर का एक सैलाब है। फोन के नोटिफिकेशन बज रहे हैं, आसपास लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अटेंशन ही है जो हमें इस सारे फालतू शोर को नजरअंदाज करके सिर्फ उस काम पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देता है जो उस वक्त सबसे जरूरी है। बिना इसके तो दिमाग बस भटकता ही रहेगा। एकदम सही कहा आपने। और इसके बाद आते हैं 2 S। इनमें से पहला S है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, यानी समकालिक प्रसंस्करण। ये मस्तिष्क के पिछले हिस्से, जिसे ऑक्सीपिटल पैराइटल लोब कहते हैं, वहां होता है। इसका क्या काम है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब है दिमाग की वो ताकत जिससे हम एक ही समय में कई अलग अलग जानकारियों को एक साथ जोड़कर देख पाते हैं। ये हमें बड़ी तस्वीर या बिग पिक्चर देखने में मदद करता है। इसे समझने के लिए जो उदाहरण एकेडमिक स्रोत में दिया गया है वो मुझे बहुत पसंद आया। अगर कोई आपको निर्देश दे कि एक सर्कल के बाईं ओर एक वर्ग बनाएं और उस वर्ग के ऊपर एक त्रिभुज बनाएं, तो इस काम को करने के लिए आपके दिमाग को इन सभी आकृतियों की जगह और उनके बीच के संबंध को एक ही समय में एक साथ समझना होगा। जी बिल्कुल। आप इन्हें अलग अलग करके नहीं देख सकते। यही साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है। और आखिरी S है सक्सेसिव प्रोसेसिंग, यानी क्रमिक प्रसंस्करण। ये मस्तिष्क के साइड के हिस्से, जिसे फ्रंटोटेम्पोरल कहते हैं, उसमें होता है। ये जानकारी को एक कतार या एक सही क्रम में समझने और प्रोसेस करने का काम करता है। साइमल्टेनियस में हम सब कुछ एक साथ देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन सक्सेसिव में चीजें एक के बाद एक आती हैं। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी भाषा है।
हाँ, जब हम बोलते हैं या कोई वाक्य सुनते हैं तो शब्दों का एक सही क्रम होना बहुत जरूरी है। जैसे राम ने खाना खाया और खाया ने राम खाना, इन दोनों में शब्द वही हैं, लेकिन क्रम बदलते ही मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। सक्सेसिव प्रोसेसिंग इसी क्रम को समझने का काम करती है। बिल्कुल सटीक। तो ये हुआ हमारा पूरा पास मॉडल: प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी बाकी है। ये पूरी पास प्रक्रिया किसी खाली शून्य में या हवा में नहीं होती। इसका एक बहुत ही ठोस आधार होता है, जिसे इस सिद्धांत में नॉलेज बेस कहा गया है। नॉलेज बेस? जी, ये नॉलेज बेस व्यक्ति की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसका अपना अनुभव है। हमारे दिमाग बचपन से अपने आसपास के माहौल, अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जो ज्ञान इकट्ठा करता है, ये वही खजाना है। अच्छा। और हमारी प्लानिंग, अटेंशन और प्रोसेसिंग इसी खजाने के आधार पर काम करती हैं। अगर मस्तिष्क के ये चारों हिस्से हार्डवेयर हैं, तो ये नॉलेज बेस उसका सॉफ्टवेयर है। ये वाकई बहुत ही गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि बुद्धिमत्ता केवल मस्तिष्क के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और समाज भी उसे आकार देते हैं। और इस पास सिद्धांत की केवल सैद्धांतिक अहमियत ही नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा व्यावहारिक उपयोग भी है। इस सिद्धांत के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किया गया, जिसे CAS यानी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कहते हैं। इसका क्या उपयोग है? 2004 में रोनिंग जैसे शोधकर्ताओं ने इस CS टेस्ट का उपयोग करके ये साबित किया कि कैसे बच्चों की गणित और पढ़ने से जुड़ी समस्याओं को गहराई से पहचाना जा सकता है। ये टेस्ट किसी बच्चे को महज एक IQ नंबर देकर उस पर ठप्पा नहीं लगाता, बल्कि ये शिक्षकों को ये बताता है कि बच्चा दिमाग के किस हिस्से या किस प्रोसेस, शायद प्लानिंग या सक्सेसिव प्रोसेसिंग का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ताकि उसे सुधारने के तरीके निकाले जा सके। तो अगर हम बुद्धिमत्ता की गहराइयों में अपनी इस पूरी यात्रा को समेटें, तो हमने देखा कि ये विषय कितना विशाल और जटिल है। हमने गैल्टन के उस अजीबोगरीब दौर से शुरुआत की, जहां इंसान की मुट्ठी की ताकत से उसकी अकल मापी जा रही थी। फिर हमने स्पीयरमैन के गणितीय G फैक्टर का विश्लेषण किया, जहां बुद्धिमत्ता को एक सामान्य मानसिक ऊर्जा के रूप में देखा गया। और अंत में हम न्यूरोसाइंस पर आधारित दास और लूरिया के पास मॉडल तक पहुंचे, जिसने हमें बताया कि बुद्धिमत्ता कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है कि हमारा मस्तिष्क जानकारी के साथ कैसे खेलता है। बिल्कुल। और इस पूरी जानकारी का महत्व केवल एकेडमिक किताबों तक सीमित नहीं है, ये हर दिन के जीवन में लागू होता है। सही बात है। ये हमें स्पष्ट करता है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ कोई IQ नंबर नहीं है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हमारे पास जानकारी का एक अंतहीन समंदर है, वहां केवल तथ्यों को रट लेना बुद्धिमत्ता नहीं कहला सकता। हमारा दिमाग कैसे उस भारी जानकारी के बीच योजना बनाता है, कैसे फालतू शोर को हटाकर सही जगह ध्यान लगाता है, और कैसे अलग अलग चीजों को जोड़कर एक नई समझ पैदा करता है। असली सफलता इसी गतिशील प्रक्रिया में छिपी है। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। और अब इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। इस चर्चा में नॉलेज बेस और पर्यावरण के अनुकूल ढलने की जो बात सामने आई है, जरा उस पर गहराई से सोचने की कोशिश कीजिए। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर बुद्धिमत्ता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने पर्यावरण और सांस्कृतिक ढांचे के अनुकूल कैसे ढलते हैं। दिलचस्प है। तो जरा सोचिए, मान लीजिए आज के समय का कोई महान जीनियस वैज्ञानिक है, जिसका IQ बहुत ज्यादा है और जो आधुनिक तकनीक का मास्टर है। अगर वो व्यक्ति समय यात्रा करके किसी बिल्कुल अनजान और हजारों साल पुरानी प्राचीन सभ्यता में पहुंच जाए, जहां न उसकी भाषा काम आए, न उसके पास कोई आधुनिक उपकरण हो और ना ही उसे जंगल में शिकार करके जीने का तरीका पता हो, तो क्या होगा? वही तो सवाल है। तो क्या उस प्राचीन दुनिया में भी उसकी वो बुद्धिमत्ता उसी तरह से काम आएगी, या फिर एक बिल्कुल नए नॉलेज बेस और पर्यावरण के अभाव में उस प्राचीन समाज में बुद्धिमत्ता की पूरी परिभाषा ही उस जीनियस के लिए बदल जाएगी? ये तो वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है, जो पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी चर्चा को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर देता है। लोग इस विचार के साथ आज की इस चर्चा से विदा ले सकते हैं। ये थी बुद्धिमत्ता की गहराइयों में हमारी आज की विस्तृत यात्रा। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखते रहिए।